आज की क्लास में हम लोग ऑसिलेटर्स टॉपिक स्टडी करेंगे। देखिए, ऑसिलेटर के पहले हमें ये जानना जरूरी है कि फीडबैक कितने टाइप का होता है। फीडबैक दो टाइप का होता है, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में ये देखिए, ये अगर आपका इनकमिंग सिग्नल है या सोर्स सिग्नल है, ये एम्पलीफायर के होते हुए यहाँ आउटपुट मिल रहा है, ये वापस आउटपुट जो है, आउटपुट का कुछ पार्ट, ठीक है, वापस यहाँ आएगा। तो अब यहाँ इनपुट कितना हो जाएगा, इनकमिंग सिग्नल, अब यहाँ माइनस साइन रहेगा निगेटिव में, माइनस फीडबैक सिग्नल, इस हिसाब से निगेटिव में यहाँ माइनस साइन रहेगा। तो इसके हिसाब से अगर एक जनरल ब्लॉक डायग्राम बनाओगे तो सोर्स को हमने Vs लिख लिया, यहाँ जो इनपुट आ रहा है Vi और यहाँ आउटपुट Vo, ये गेन जो है Vf हो गया, यहाँ बीटा से मल्टीप्लाई होके Vf इक्वल टू बीटा इंटू Vo। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, अब देखिए इस डायग्राम के हिसाब से V आउटपुट आ जाएगा, V आउटपुट क्या आएगा, A इंटू वी आई, जहाँ Vi है Vs माइनस Vf, जहाँ Vi है Vs माइनस Vf। Vf की वैल्यू लिख दीजिए बीटा इंटू Vo, देयरफॉर V आउटपुट आ गया A इंटू Vs माइनस बीटा A इंटू Vo। इसको इधर भेज दीजिए, Vo प्लस बीटा A Vo इक्वल टू A इंटू Vs। इसको बस आपको सिंप्लीफाई करना है, आउटपुट अपॉन सोर्स सिग्नल इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस बीटा A, A अपॉन 1 प्लस बीटा A। तो ये आ गया क्लोज लूप गेन ऑफ नेगेटिव फीडबैक, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन का जो गेन आएगा, ये आउटपुट अपॉन ये सोर्स, तो ये आ जाएगा A अपॉन, यहाँ लिख दे रहे, ये आ जाएगा आपका AF जो आएगा A अपॉन 1 निगेटिव केस में प्लस बीटा A। तो इस तरह से तो नेगेटिव फीडबैक में आपको ये मिला। अब देखिए, ये आपका हो गया क्लोज लूप गेन, ये A हो गया ओपन लूप गेन। अब आप देख रहे हैं क्लोज लूप गेन, अब बीटा A की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगी, पॉजिटिव रहेगा, तो ये 1 में जुड़ जाएगा। तो ये हमेशा जो है, अगर बीटा A पॉजिटिव है तो ये हमेशा कम होगा A से, चूँकि नीचे का टर्म ज़्यादा हो गया ना, तो AF ऑलवेज लेस देन A। तो मतलब निगेटिव फीडबैक में आप देख रहे हैं क्लोज लूप गेन जो आता है, ओपन लूप गेन या फॉरवर्ड पाथ गेन भी कहते हैं इसको, जो आपको कंट्रोल में यहाँ G मिलेगा, इसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ एनालॉग में हम लोग A लेके चलते हैं। तो हमेशा जो क्लोज लूप गेन AF है ऑलवेज लेस देन फॉरवर्ड पाथ गेन A। तो इसके फायदे क्या हैं, ये तो हमारा गेन जो है क्लोज लूप कम हो गया ना, बट निगेटिव के और भी फायदे हैं। जैसे आपका यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे बैंडविड्थ बढ़ जाती है, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, लोअर कट ऑफ डिक्रीज होती है। सबसे इसका ज़्यादा फायदा है कि नॉइज़ को ये रिड्यूस करता है, ठीक है, नॉइज़ और डिस्टॉर्शन को रिड्यूस करता है। तो चूंकि हमें ऑसिलेटर स्टडी करना है तो अभी हम बहुत ज़्यादा इस पर नहीं जाएंगे। फिर आ जाइए पॉजिटिव फीडबैक में। पॉजिटिव फीडबैक में यहाँ जो नेगेटिव वाले माइनस था, यहाँ आप कर दोगे प्लस, यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। तो प्लस साइन होने से क्या हो गया, ये जो वोल्टेज हो गया Vs प्लस Vf हो जाएगा, यहाँ आउटपुट मिल रहा है, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। तो जो सारा डेरिवेशन है, आपको बस साइन का यहाँ फर्क आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ देखिए प्लस Vf हो गया। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, आ गया आउटपुट अपॉन Vs इक्वल टू A अपॉन 1 माइनस बीटा A। ये आ गया क्लोज लूप गेन ऑफ पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर। देखिए पॉजिटिव फीडबैक ये था, और यहाँ आपका गेन आ गया A अपॉन 1 माइनस बीटा A। तो अब अगर बीटा A हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इस तरह से आप सर्किट बना रहे हैं कि देखिए A की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, अगर बीटा भी पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा। तो 1 माइनस समथिंग 1 से कम हो गया, तो अगर 1 से कम से डिवाइड करोगे तो ऑलवेज मॉड AF इज ग्रेटर देन मॉड A। तो इस केस में पॉजिटिव फीडबैक में हमें क्लोज लूप गेन जो मिलेगा, ओपन लूप गेन से हमें ज़्यादा मिलेगा। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या करता है, इंक्रीजेस द गेन ऑफ द एम्पलीफायर। ओके, आगे देखिए, अब इसी पॉइंट का हम यूज करके, पॉजिटिव फीडबैक कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग ऑसिलेटर बनाने जा रहे हैं।
देखिए हमने फिर यहाँ वही सेम पॉजिटिव फीडबैक की सर्किट यहाँ ड्रा कर दी, जिसमें वी एस सोर्स है, ये वी आई इनपुट है, वी एफ फीडबैक वोल्टेज है, ये वी आउटपुट आउटपुट वोल्टेज है। देखिए इस केस में जो गेन आता है आप देख रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक में ऐसे आता है ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए। अब इस केस में आपको क्या करना है, यदि ए एफ की वैल्यू इनफाइनाइट है, फॉर ए एफ इक्वल टू इनफाइनाइट, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला जीरो होगा, 1 माइनस बीटा ए इक्वल टू जीरो। तो अब 1 माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स बीटा ए इक्वल टू 1। तो यहाँ अगर मॉड करोगे तो मॉड इसका करोगे तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1, और चूंकि इसमें 1 प्लस को इसको लिख सकते हो जीरो जो, तो इसमें कोई टर्म नहीं है इमेजिनरी, तो फेज इसका हो जाएगा जीरो। अब अगर निगेटिव ये जो एक्सप्रेशन आता है एक जनरल देखा जाए तो ये पॉजिटिव फीडबैक का एक्सप्रेशन है। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये अगर देखा जाए तो ये निगेटिव फीडबैक वाले में आता है, निगेटिव वाले केस में पॉजिटिव आ जाता है। तो अगर यहाँ अगर एफ इनफाइनाइट करोगे तो बीटा ए की वैल्यू माइनस होनी चाहिए, -1 का मतलब है मैग्नीट्यूड 1 और फेज 180, ठीक है। देखिए -1 मतलब अगर इसको नंबर सिस्टम पे दिखाओगे तो ये इधर जाएगा, और +1 जो है नंबर सिस्टम पे +1 इधर आता है, ये 1 हो गया और ये -1। तो इस साइड होने से, लेफ्ट साइड होने से 180 फेज हो जाएगा, ये राइट साइड होने से फेज 0 हो जाएगा। तो ये तरीका है कि कैसे हम ये कंडीशन हमें अचीव करनी है किसी भी हाल में। अगर ये कंडीशन अचीव कर लेते हो ये या ये, बट हम लोग का प्रेफरेंस यही है, मैग्नीट्यूड 1 फेज 0, ठीक है। तो अब देखिए अब हम ऐसी सर्किट बनाएंगे कि जिसमें ए और बीटा का मल्टीप्लिकेशन 1 हो जाए और जो उसका फेज आए वो 0 आ जाए। 0 फेज को हम कहते हैं 0 या 360 बोल सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करके हम आगे उसकी स्टडी करेंगे। ऐसा नहीं है अगर क्लोज लूप गेन आपका ऐसा है तो इसमें ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, ऐसा करके भी हम बना सकते हैं, क्योंकि हमें ओवरऑल करना क्या है, ए एफ इनफाइनाइट लेना है, बट हमारा प्रेफरेंस यही रहता है। अब देखिए ए एफ इनफाइनाइट है तो आउटपुट अपॉन इनपुट होता है, या एस ले सकते हो, वी एस ले सकते हो, या वी आई, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप तो यहाँ एस लिख सकते हो। अब देखिए आउटपुट अपॉन सोर्स सिग्नल। अब देखिए अगर ये इनफाइनाइट है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो यही है कि अब जो आप सप्लाई कर रहे हो वो बहुत कम है, मतलब अगर हमें एम्पलीफायर ऑसिलेटर बनाना है तो विदाउट इनपुट, मतलब इनपुट की वैल्यू टेंस टू 0, विदाउट इनपुट वी आर गेटिंग आउटपुट। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि इसको इनपुट कहाँ से मिल रहा है। क्वेश्चन ये है कि अगर ये सोर्स आप कर दे रहे हो इसको 0, ये टेंस टू 0 हो जा रहा है, ये टेंस टू 0 हो जा रहा है, फिर भी आपको आउटपुट मिल रहा है। तो सोर्स इसको स्टार्टिंग में कहाँ से मिल रहा है, जैसे जो सर्किट होती है वो कहीं ना कहीं बैटरी से या उसमें नॉइज रहता है, ठीक है। तो उस नॉइज को ही वो एम्पलीफाई करके अगेन वो आउटपुट देता रहे, और आउटपुट का एक बार लूप बन गया तो फिर ये टेंस टू पूरा 0 भी हो जाए तो विदाउट इनपुट तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, मतलब विदाउट इनपुट आउटपुट आपको मिलता रहेगा। तो ये बात लिखी हुई है, इसी को और एक्सप्लेन किया जाए। ये आपका सोर्स हो गया, ये आपका इनपुट हो गया, ये आपका आउटपुट हो गया, ये फॉरवर्ड पाथ गेन है, ये फीडबैक गेन है, फीडबैक पाथ का जो गेन है। अब देखिए इसमें स्टडी हम क्या करने वाले हैं। अब इसमें जो चीज़ें आपको मिल रही वो लिखते चले जाइए। जैसे आउटपुट है ए इंटू वी आई, वी एफ है बीटा इंटू, भाई वी एफ क्या है, ये वी एफ बीटा इंटू, अब इसमें क्या इनपुट मिल रहा है वी ओ, तो बीटा इंटू वी ओ, तो ये हो जाएगा बीटा इंटू वी ओ। अब आइए
वी ओ की वैल्यू लिख दो ए इंटू वी आई, तो वी एफ हो गया बीटा ए इंटू वी आई। अब हमें देखना है कि यदि बीटा ए की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा। अब देखिए, अब हमने क्या किया, बीटा ए की वैल्यू 1 से कम ले लिया, तो जब ये 1 से छोटा रहेगा तो ये कुछ भी रहे 1 से छोटे से मल्टीप्लाई करोगे, वी एफ ऑलवेज लेस देन वी आई। तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट है ए इंटू वी आई, आउटपुट है ए इंटू वी एस प्लस वी एफ। वी एफ आपका धीरे धीरे कम होता चला रहा है, कम हो रहा है, कम हो गया। तो अब ये तो बहुत कम है ना, सोर्स को हम नेग्लिजिबल मानना है, तो ये कम होने से ये फाइनली ये आपका कम हो गया। तो इस तरह से अगर बीटा ए आप 1 से छोटा ले रहे हो तो जो आपका ऑसिलेशन आएगा वो फाइनली सेटल्ड के मतलब पहले ज़्यादा रहेगा, धीरे 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 कम होता जाएगा। अगर बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा ले रहे हो आप, बीटा ए 1 से ज़्यादा है, तो यहाँ वी एफ जो है वी आई से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये वाली जो सर्किट है, अगर बीटा ए 1 से ज़्यादा है तो ये वाला वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो फाइनली वी ओ क्या है, वी एफ प्लस वी एस। तो ये जब बढ़ेगा तो फाइनली क्या होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा। इसको एकदम अभी कांस्टेंट या एकदम जीरो ही मान के चलो, कांस्टेंट भी मान सकते हो। तो आउटपुट मोस्टली डिपेंड है कि फीडबैक वोल्टेज पे। तो अब इस केस में क्या हो गया, आउटपुट इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे जैसे लूप 1 बाई 1 एक बार आपका वी एफ आ गया, फिर वापस जाओगे, फिर वापस यही चीज़ वापस हो रही है, तो फिर अगली बार और इंक्रीज हो जाएगा, ये चीज़ है। भाई मेनी टाइम्स हो रहा ना इटरेशन, ऐसे गए यहाँ से आ रहे हो। बीटा ए की वैल्यू आपने ज़्यादा ले लिया है, बीटा ए 1 से ज़्यादा है, तो ये वी एफ बढ़ता चला जाएगा, और वी एफ बढ़ेगा तो वी आउटपुट क्या है, ए इंटू वी आई, ए इंटू वी आई या ए इंटू वी एस प्लस वी एफ। तो ये इंक्रीज होने से ये आपका फाइनली वी आउटपुट बढ़ता चला जाएगा। तो बीटा ए अगर 1 से ज़्यादा है तो आपको इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो अभी हमने क्या किया था, बीटा ए 1 लेके देखो बीटा ए अगर 1 से छोटा है तो ऐसे मिलेगा, बीटा 1 से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग मिलेगा, ये डिक्रीजिंग हो रहा है, ये इंक्रीजिंग। तो बीटा ए पर आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा, इसीलिए हम लोग बीटा ए प्रीफर करते हैं। अब बीटा ए ले लो, ये हम बताए थे बीटा ए इक्वल टू 1 पुट करोगे, बीटा ए इक्वल टू 1 लेने पर क्या रहा, सस्टेन्ड ऑसिलेशन, क्योंकि ए अगर 1 से कम है तो घटते हुए मिल रहा है, 1 से ज़्यादा है तो बढ़ता हुआ ऑसिलेशन मिल रहा है, और 1 पे एग्जैक्टली आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिल रहा है। अब फिर इसको देखा जाए, ए एफ इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस बीटा ए, वी आउटपुट अपॉन वी एस, ए एफ इक्वल टू वी आउटपुट अपॉन वी एस। अब हम क्या करेंगे, हमें ए बीटा ए हमने क्या लिया है 1, तो बीटा ए यहाँ 1 पुट कर दो, तो ए अपॉन 1 माइनस 1, ए अपॉन 0 इन्फाइनाइट। ये ऐसे पहले भी बता चुके हैं। इसका मतलब वी आउटपुट अपॉन वी एस इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब वी एस इक्वल टू 0, यही तो हुआ। इसका ओवरऑल गेन हमें इनफाइनाइट करना है, तो हमारे पास आ रहा है, और ओवरऑल गेन का फार्मूला होता है वी आउटपुट अपॉन वी एस। तो इनफाइनाइट तभी होगा जब ये सोर्स जो है 0 हो जाए। तो यही चीज़ हम दिखा रहे हैं, सोर्स 0 हो गया, और सोर्स 0 करने के लिए हमने बीटा इंटू ए 1 ले लिया है, तभी सोर्स 0 हो गया। अब देखिए फाइनली जो इनपुट मिल रहा है वो है वी एस और वी एफ का समेसन। तो वी एस हमारा सोर्स 0 हो गया, हमें क्योंकि क्लोज लूप गेन इनफाइनाइट रखना है। तो अब आ गया वी इनपुट इक्वल टू वी एफ। तो इस तरह से विदाउट इनपुट, ये मतलब सोर्स इनपुट है, विदाउट सोर्स, और ये इसमें जो जा रहा है उसको वी आई बोल रहे हैं, विदाउट सोर्स वी आर गेटिंग आउटपुट। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, शुरू में आपको सोर्स जो है नॉइज से मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वोल्टेज नॉइज से लेके उसको एक बार नॉइज मिल गया यहाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये 0 रहेगा, नॉइज मिल गया, और एक बार ये लूप चल गया तो उसके बाद नॉइज ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ये अपने आप फीडबैक से लेता रहेगा। एक बार कुछ वोल्टेज आ गया, उसके बाद उसमें बीटा से मल्टीप्लाई वी एफ आ गया, वी एफ आया, ये वी एफ इधर आ गया, ए से मल्टीप्लाई वी आउटपुट आ गया, फिर आउटपुट वापस यहाँ वी एफ बन गया, मतलब बीटा से मल्टीप्लाई होकर, इस तरह ऐसे लूप चलता रहेगा।
तो हमें अगर बीटा इंटू ए की वैल्यू 1 है तो हमें सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, जो प्रैक्टिकल हमारी सर्किट होती है उसमें हम क्या करते हैं, पहले बीटा ए की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखते हैं, फिर धीरे धीरे इस तरह से सर्किट हम डिजाइन करते हैं कि कुछ टाइम बाद बीटा इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन एग्जैक्टली 1 हो जाए। थोड़े टाइम बाद बीटा इंटू ए जो है एग्जैक्टली 1 हो जाए, और जब ये 1 हो जाएगा तो आपको सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलेगा। यही बात इस पूरे एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। तो अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि जब स्टार्टिंग में हम क्या है, बीटा ए 1 से ज़्यादा लेंगे, तो 1 से जब ज़्यादा लोगे तो ऑसिलेशन क्या है, इंक्रीजिंग मिलेगा आपको, धीरे 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 बढ़ता रहेगा। देखिए बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता चला गया। अब धीरे धीरे हम सर्किट ऐसी बनाएंगे कि एक टाइम बाद आपका बीटा ए 1 हो जाए। बीटा ए जब 1 हो जाएगा तो ये देखिए, ये पूरा जो ये पूरी लाइन एक लिमिट में आ जाएगा। ये बीटा 1 होने का मतलब ये अब ये सस्टेन्ड हो गया, मतलब एक रेंज से बाहर नहीं जाएगा। अब ये सस्टेन्ड हो गया, अब ये सस्टेन्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पहले हम बीटा इंटू ए 1 से ज़्यादा रखते हैं, और उसके बाद बीटा इंटू ए एग्जैक्टली कर देते हैं 1। तो यहाँ इस वाले केस में फाइनली वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलने लगता है। तो ये आपको याद रखना है कि मतलब पहले बीटा ए 1 से ज़्यादा रखते हैं। तो अभी जो हमने पॉइंट्स दोनों स्टडी किए हैं कि कैसे हम ऑसिलेटर की डिज़ाइन करते हैं, कि क्या आपकी सारी कंडीशंस होनी चाहिए, तो उसी को पॉइंट वाइज जिन्होंने ये रूल्स दिया है उनका नाम है बार्क हुसैन, या बार्क हाउसेन कह सकते हो, बार्क हुसैन क्राइटेरिया। उन्हीं बातों को आपको बताना है कि क्या है एग्जैक्टली। तो अब देखिए, हमने 2 पॉइंट्स पढ़े थे। 2 पॉइंट्स क्या पढ़े थे, बीटा इंटू ए का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, और दूसरा है टोटल फेज शिफ्ट। मतलब ऐसे 0, 2 पाई फिर 360, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4 पाई, इस तरह से होना चाहिए मतलब। तो ये टोटल फेज शिफ्ट 0 होना चाहिए, या 360 होना चाहिए, या 360 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह से इंक्रीज होता रहेगा। तो इन्हीं बातों को, पहला है बीटा इंटू ए 1 होना चाहिए, दूसरा है टोटल फेज शिफ्ट सफर्ड बाय द सिग्नल in traveling from input to output and back to input must introduce precisely 0 डिग्री फेज शिफ्ट। कहने का मतलब ये देखिए, ये हमने ब्लॉक डायग्राम बना दिया, ये है टोटल फेज शिफ्ट। मतलब अब यहाँ से यहाँ ऐसे चलते हुए यहाँ तक आओगे, इस पूरे लूप का फेज शिफ्ट जो है वो 0 होना चाहिए, और ए ये है और बीटा ये है, इनका मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए। टोटल फेज शिफ्ट जो लूप का है वो 0 होना चाहिए या 360 होना चाहिए, और ए इंटू बीटा का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 होना चाहिए। यहाँ से देख लीजिए फिगर। तो बार्क हाउसेन क्राइटेरिया क्या है, ए इंटू बीटा 1 होना चाहिए, मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, और इस लूप का जो फेज आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट्स बस आपको याद रखने हैं।
तो इससे हम ऑसिलेटर बना सकते हैं। अब आगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास सर्किट है स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इसकी स्टडी करते हैं आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। अब देखिए आरसी मतलब रेजिस्टेंस और कैपेसिटर से मिलकर बना होगा, और फेज शिफ्ट मतलब हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज करके हमें जो आपको कितना बनाना था, टोटल फेज शिफ्ट 0 बनाना था, तो हम इससे फेज शिफ्ट क्रिएट करेंगे। अब देखिए हमें एक सर्किट बनानी है। देखिए हमारा ये ओपन हो गया, ये इन्वर्टिंग है, तो इससे अपना फेज आ जाएगा इसका 180, और हमने एक आरसी लगा दिया। अगर इसमें इस तरह से रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू यूज करें कि इसका फेज टोटल 180 आ जाए, तो इस पूरे लूप का फेज 360 हो जाएगा। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट करते हैं, आर और सी यूज करके हम 180 करते हैं। तो 3C और प्लस 3R मतलब 180, तो एक और आर का कम्बिनेशन, एक सी और एक आर का कम्बिनेशन 60 देगा, 60 प्लस 60 प्लस 60, तो ये 180 हो गया। ठीक है, तो अब ये फाइनली क्या होगा, ये हिस्सा यहाँ से फिर फीडबैक में इसको चला जाएगा, कोई इनपुट यहाँ नहीं दिया जाएगा, बस आउटपुट वापस इनपुट में चला जाएगा। तो इससे हमारा क्या हुआ, टोटल लूप का फेज आ गया 0 डिग्री या 360 बोल सकते हो, क्योंकि 180 ये हो गया, 180 हो गया। दूसरी कंडीशन क्या थी, ए इंटू बीटा की वैल्यू हमारी 1 होनी चाहिए। बीटा क्या है, जो फीडबैक आपने लगाया था उसका गेन है। तो ए क्या है, ए जो है ये फॉरवर्ड पाथ है, उसका गेन हो गया। तो ए चूंकि इन्वर्टिंग है तो ए हो गया -RF/A। तो अब बीटा की वैल्यू, अब इसमें ए की वैल्यू आती है 29 से ज़्यादा है, तो बीटा क्या होगा, जो ये फीडबैक सेक्शन लगा रहे हो इसमें जो बीटा आएगा वो हमेशा, चूंकि ए इंटू बीटा 1 होना चाहिए, तो बीटा 1/A हो जाएगा। ओके भाई, क्या है यहाँ हमने तो मान के चल रहे हैं ना कि हमें ऑसिलेटर बनाना है, तो ऑसिलेटर बनाने ये कंडीशन हमें फुलफिल करानी किसी भी हाल में। और ए की वैल्यू अगर 29 से ज़्यादा है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए नहीं, तो बीटा है 1/, ठीक है। तो इस तरह से बीटा की वैल्यू हम इस तरह डिजाइन करेंगे कि 1/29 आए। तो इस केस में ये जो आपका आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है, इसमें फ्रीक्वेंसी आती है 1/2πRC√6। ये सब डेरिवेशन से आपको आएगा बाकी चीज़ें कि ए की वैल्यू 29 क्यों आती है, पूरा ये बहुत बड़ा सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो उतना हमें उसमें इतना डेप्थ में नहीं जाना है, बस ये बेसिक समझ लीजिए यहाँ। अब मान लो अभी तो हमने ओपन पहला वाला हमारा क्या था, हमने क्या यूज किया, हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर यहाँ यूज किया। दूसरा हम क्या लगा सकते हैं, बीजीटी लगा सकते हैं। अब एक कॉमन एमीटर है ना, कॉमन एमीटर में हमने क्या किया, इसके आउटपुट को यहाँ दिया और ये इसका जो आउटपुट है वापस फीडबैक में कर दिया। तो इस तरह से इसका फेज शिफ्ट 180 होता है, इसका फेज शिफ्ट 180, टोटल फेज शिफ्ट हो गया 360। तो इस सर्किट से हम एक ऑसिलेटर बना सकते हैं। यूजिंग एफईटी कैसे बनेगा, सेम रहेगा, बस यहाँ बीजेटी की जगह है, ये इतनी सर्किट आपकी चेंज हो जाएगी, एफईटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए ये आपका फीडबैक वाला सेक्शन हो गया, मतलब जो फीडबैक में जाएगा, ये पूरा वापस चला जा रहा है ना यहाँ फीडबैक में एक रेजिस्टेंस के थ्रू।
तो इस तरह से हम ऑसिलेटर बनाते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग आरसी फेज शिफ्ट हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर, हम इसको ब्रिज के फॉर्म में अभी यहाँ डेरिवेशन करेंगे। देखिए ब्रिज में क्या होगा, यहाँ आप एसी सप्लाई दोगे और ब्रिज जो होगा इसके 4 आर्म्स होते हैं, मतलब 4 भुजाएं होती हैं। इसमें ये वाला जो है आर और सी पैरेलल में लगा दोगे, इसमें आर और सी सीरीज में लगा दोगे और यहाँ नॉर्मल रेजिस्टेंस लगेंगे। तो अब देखिए अगर ब्रिज बैलेंस है, अब इसमें क्या करना है, ब्रिज को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने का मतलब ये है कि यहाँ डिटेक्टर का जो आउटपुट आ रहा है वो 0 आना चाहिए। तो ब्रिज बैलेंस के केस में दिस इंटू दिस, मतलब इसका इम्पीडेंस Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3। बस इसमें बैठा दो, Z1 है R1 और C1 का पैरेलल कम्बिनेशन, तो ये आ जाएगा। Z4 है R4, Z2 है R2 और C2 सीरीज में, और Z3 है R3। हम एक Z1 निकाल के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से देखिए Z1 क्या आ जाएगा, Z1 आ जाएगा R1 पैरेलल टू 1 बाई J ओमेगा C1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली आपको मिल जाएगी। अब देखिए कुछ इस तरह से जैसे सिस्टम बनाया गया है, मतलब जैसे आपकी इक्वेशन में इसी में बैठा लेना है। और अब इसमें हम क्या करते हैं, रियल पार्ट अलग कर लिए, इमेजिनरी अलग कर लिए, ठीक है। अब इमेजिनरी को कर दोगे आप 0, ठीक है। इमेजिनरी को कर दोगे आप 0, क्योंकि क्या है आपने पढ़ा है ना, फेज जो है 0 होना चाहिए। तो इस केस में आप जो है इमेजिनरी सेक्शन आप 0 कर दोगे। तो ये 0 करोगे तो यहाँ से आ जाएगा ओमेगा 1 अपान अंडर रूट R1 R2 C1 C2। अगर R1 R2 दोनों सेम है, R है, C1 C2 सेम है, C ले लिया जाए, तो यहाँ से F आ जाएगा 1 अपान 2 पाई अंडर रूट R इंटू R1 R2 C1 C2 है, तो R1 R2 की जगह R रखोगे तो R स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ C1 C2 की जगह C रखोगे तो C स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली रूट हट जाएगा, तो 1 अपान 2 पाई RC। तो इसमें अब ये कंडीशन है, अगर ये 0 हो गया तो बचेगा ये ना, तो अब R2 और R1 सेम लिए हो तो R बाई R1 हो गया, और C2 C1 सेम लिए हो तो C बाई C1 हो गया, तो 1 + 1 2, मतलब R4 बाई R3 जो है ये 2 आएगा, ठीक है। अगर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 लियो, मतलब जब आप ऑसिलेटर की कंडीशन पे पहुंचते हो। अब देखिए इसको ओपन से कैसे बनाते हैं। ओपन से बनाने के लिए ये आउटपुट जो निकला ओपन का, तो यहाँ एज ए इनपुट रहेगा, और दूसरा जो ये पिन है इसको इसके इनपुट में दे देंगे, तो ये और ये, तो फीडबैक में आपका ये वाला पोर्शन आ गया, ठीक है। तो अब सिंपली फिर वही डेरिवेशन है। अगर आपको डेराइव करना है तो Z1 Z4 Z2 Z3, अगर इस वे में आपको बनाना है तो इससे बना सकते हो, बाकी डेरिवेशन यही रहेगा। आपको इमेजिनरी सब में आपको 0 लेके चलना है, बाकी यही आ गया 1 पाई 2 पाई R इंटू C। और दूसरे फॉर्म में ऐसे भी आपको मिल जाएगा। चूंकि व्हीन ब्रिज में क्या है, आपने 2 भुजाएं आपकी रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में है, मतलब एक आर्म में, 2 नहीं, एक आर्म में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस सीरीज में है, और एक में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पैरेलल में है। तो बस इन्हीं को यूज कर लिया गया बस, और इसी भी बना सकते हो। तो अभी तक हमने जितने ऑसिलेटर पढ़े हैं
उसमें हमने पाया कि हम केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का यूज कर रहे हैं, इंडक्टर का कोई यूज नहीं हुआ। तो जिसमें आर रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज होगा उस ऑसिलेटर को कहेंगे आरसी ऑसिलेटर। ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज में इसका ऑसिलेशन होता है। इसका जो वेव फॉर्म है वो साइनोसॉइडल वेव आएगा। ऐसे इसके आगे हम स्टडी करेंगे। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर को यूज करें, एल और सी को यूज करें, तो हमें मिलेगा एलसी ऑसिलेटर। उसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मतलब रेडियो की रेंज में आ जाएगा। टाइप ऑफ वेव फॉर्म इसमें आ जाएगा स्क्वायर वेव। ऐसे ही एक और ऑसिलेटर है क्रिस्टल ऑसिलेटर। इसकी भी रेंज रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। इसमें ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव आप पाएंगे।